वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। 3700 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो कि ईवीएम में बंद हो चुका है, अब होने वाला है। ईवीएम खुलने वाले हैं और एक एक करके पता चलेगा कि बिहार की जनता ने अगले 5 सालों के लिए किसे चुना है अपना सरदार और किसे किया है सिरे से खारिज। क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सच साबित हो रहे हैं? क्या लालू यादव की अगली पीढ़ी सत्ता में आ रही है बिहार के, या फिर 2015 में जो हुआ था एग्जिट पोल का अंजाम वही 2020 में वापस रिपीट होगा और एक बार फिर बिहार की जनता यह साबित करेगी कि उसकी नब्ज को टटोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस की तरफ से पुरजोर उनकी बात रखने वाले प्रेम कुमार जी, और साथ में चीजों को बैलेंस करने के लिए और एक अपना अलग नजरिया लेकर आए हुए एके मिश्रा जी। आप सभी का स्वागत है। तो अब ईवीएम खुलने वाले हैं। शिवम, आप तो यही कहेंगे कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सच साबित नहीं होंगे और आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिससे कि सरप्राइज होगा और फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन है ये सरकार में आएगा, यही कुछ बोलने वाले हैं आप भी? वैसे नहीं दिग्विजय जी, वैसा बिल्कुल मैं बोलने वाला नहीं हूं, ना ही ये कहने वाला हूं। मैं कहता हूं जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सभी के लोगों ने बहुत मेहनत की है, सभी मीडिया चैनल्स ने, सभी उनके जितने भी एग्जिट पोल्स की टीम है सभी ने बहुत मेहनत की है और सबके मॉरलेस जो रिजल्ट्स हैं मैं कहता हूं सबका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस वहां पर भी नहीं है। जितने उनके जो सर्वेज आए हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलने को दिखेगा। वो जो 10-15% का एज जो आरजेडी की तरफ जा रहा है या महागठबंधन की तरफ जा रहा है, बस उस 20% को आप इधर एनडीए की तरफ लगा लीजिए। सरकार हम बना रहे हैं, नीतीश कुमार जी फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। बिहार उस पुरानी सिचुएशंस में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो 15 साल सरकार रही उसके बाद जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमारी क्या किसी भी सरकार के साथ हो, वैसा वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को जरूर मिला है चुनाव में और कहीं ना कहीं उसका जो उसको लेकर जो वोट शिफ्ट होना था वो जरूर हुआ है। लेकिन इस बात के लिए मैं पूरी तरीके से एकदम कटिबद्ध और आश्वस्त हूं कि कल मैं आपको मिठाई जरूर खिलाऊंगा जनसत्ता के ऑफिस में आकर, क्योंकि कल एनडीए अलायंस जो है फिर से विजयी होकर बिहार में निकलने वाला है। प्रेम कुमार जी, उम्मीद यही थी कि शिवम यही बोलने वाले हैं। आपको क्या लगता है वो जो 15 साल लालू का जो शासन था उसका डर दिखाकर ये जो एक पूरी पीढ़ी उस 15 सालों में बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, क्या उन पर वो असर एनडीए डाल पाएगी या फिर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इस बार सच साबित होने जा रहे हैं? देखिए दिग्विजय जी, एग्जिट पोल पर यस और नो बोलने या दो पक्ष बन जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दो आदमी दो अलग तरीके से बोले। मूल बात क्या है कि ये जो पूरा चुनाव हुआ जिसमें कि एनडीए खेमे से जो मुद्दे रखे गए उसमें इतने कंट्राडिक्शंस थे कि उनकी ओर से दो टूक मैसेज नहीं गया। अब वो कंट्रडिक्शंस कैसे थे, जैसे 15 साल का बनाम 15 साल का की जो बात थी, तो ये खुद नीतीश कुमार पिछले साल वो कंपेयर नहीं कर पाए थे और पिछले बार 25 साल का नारा दे रही थी बीजेपी कि 25 साल बनाम जो भी वक्त है केंद्र सरकार का देख लीजिए, तो वो बीजेपी इस बार 25 साल नहीं बोल पा रही थी क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ थे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे राम मंदिर के सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने जब तंज कसा कि हम ताली बजवाने के लिए मजबूर कर दिए उन लोगों को जो तारीख पूछते थे, तो तारीख पूछने वाले तो नीतीश कुमार जी ही थे जिन्होंने पिछली बार नारे रखे थे। तो इससे भी कोई मैसेज मतदाताओं में नहीं गया कि वो नीतीश के ही अगेंस्ट में बोल रहे थे। 370 पर जब उन्होंने कहा तो भी फिर उंगली नीतीश कुमार के ऊपर थी। इस तरीके से जिन्ना का सवाल मुद्दा नहीं बन सका, सुशांत सिंह मुद्दा नहीं बन सका। मुद्दा क्या बना? मुद्दा वो बना जो तेजस्वी यादव ने चाहा, वो था बेरोजगारी। तो ये सैद्धांतिक रूप से जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर ये बात सही है, मेरा विश्लेषण सही है, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी या रोजगार के मुद्दे पर चुनाव हुआ। मुद्दा इसलिए बना क्योंकि तेजस्वी ने जो रोजगार का मुद्दा रखा उसी मुद्दे पर बीजेपी भी आई
और उसी मुद्दे का वो कंट्राडिक्शन भी आया जब नीतीश कुमार ने कह दिया पैसा कहां से लाएंगे। तो एक तरफ एनडीए में कंट्राडिक्शंस थे और दूसरी तरफ महागठबंधन में वो कंट्राडिक्शन नहीं थे। आप देखेंगे नेतृत्व के सवाल पर पहली बार ऐसा हुआ कि महागठबंधन में तेजस्वी चलिए यादव प्रेम जी, के नेतृत्व को मुद्दों पे जरा लेफ्ट ने विस्तार से स्वीकार बात किया। करेंगे। प्रेम भाई, मुद्दों पे विस्तार जी, से बात करेंगे, जरा एक एक फौरी प्रतिक्रिया ले लीजिए। ए के मिश्रा जी को चर्चा में शामिल करते हैं। मिश्रा जी, 2015 में आपको याद होगा तमाम एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बहुमत दिलाया था, और जब नतीजे आए तो एकदम अलग आए। एनडीए 55 से 60 के बीच में सिमट गया। ये बात अलग है कि जो एक इनका मैकेनिज्म है उसके जरिए कुछ समय बाद सत्ता में वापस आ गए। लेकिन क्या इस बार एक बार जब फिर से महागठबंधन को बताया जा रहा है कि वो ज्यादा सीटों पे आएंगे, तो कैलकुलेशन इस बार आपको लगता है ठीक ठीक हुआ है या अभी भी नब्ज नहीं टटोली जा सकी है जनता की? देखिए, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, शुरू करने के पहले मैं एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पक्षों को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग अपनी सरकार बनाए, विजयी हो। लेकिन देखिए, सवाल ये है ना कि अभी चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले तक जो ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल नहीं, वो ओपिनियन पोल थे, कुछ और था। और 5-6 दिन, हफ्ते भर के बाद चुनाव हुआ और वो ओपिनियन पोल एकदम से यू टर्न हो गया, पलट गया, सिक्के का दूसरा पहलू हो गया। मेथोडोलॉजी की ये बात है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। लगभग सेम होता है, जहां पे कि कुछ लोगों से ये पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया या किसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं केवल और केवल ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के रिजल्ट पे मैं उतना ज्यादा मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं। डाटा की जगह मैं डायनामिक्स की बात करूंगा। रही बात, मुझे ये लगता है कि दोनों ही पक्षों में बहुत ही क्लोज इनकाउंटर होगा। हार या जीत जो होगी वो बहुत कम सीटों से होगी, और उसके बाद हो सकता है एक जद्दोजहद और शुरू हो। वो जद्दोजहद ये हो कि जोड़ तोड़ की राजनीति, सरकार कौन बनाएगा, कौन गिराएगा। एक सेकंड फेज का आप इलेक्शन आप समझिए और होगा। वैसे भी सारे एग्जिट पोल ने भी जो दिखाया है 15, 20, 25, 30 सीटों का गैप दिखाया है। बहुत क्लोज इनकाउंटर एग्जिट पोल भी बोलता है। क्लीन स्वीप वाली बात मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर रहा हो जहां एक तरफा रिजल्ट किसी की भी तरफ चला जाए, महागठबंधन की तरफ चला जाए या एनडीए की तरफ चला जाए। तो मैं ये मानता हूं कि बड़ा क्लोज इनकाउंटर होगा। बहुत ही कम परसेंटेज का जो डिफरेंस है, सीटों का डिफरेंसेस है, वो होगा। और अगर सीटों का डिफरेंस बहुत कम रहा तो दोनों ही पक्ष ये चाहेंगे कि एक बार की फिर से, मतलब वो जिसको बोलते हैं सरफुड़ौल होगी अपने तरफ करने की, इस तरफ से उस तरफ करने की, ताकि बहुमत को कुछ उलट पुलट करके सरकार बनाया जा सके। मेरा ओवरऑल कंक्लूजन बहुत ही है। क्लोज एनकाउंटर होगा, ए के मिश्रा का कहना है, और सबको उम्मीद भी जता है। शिवम त्यागी ने भी वही कहा है कि बहुत क्लोज है, और जो 15-20 सीटों का जो अंतर बता रहा है वही इनके फेवर में जाएगा। वो 15-20 सीटें क्या वो लोक जनशक्ति पार्टी वाली हैं शिवम जी, जिनको बैकडोर से आप लोगों ने सपोर्ट किया है? नहीं, देखिए दिग्विजय भाई, जहां तक बात लोक जनशक्ति पार्टी की है, वो स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। मेरी पार्टी और मेरे देश के स्टार कैंपेनर और इस देश के और आपके प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत साफ किया है, मेरी पार्टी ने भी साफ किया है कि देखिए हम एनडीए में जा रहे हैं। एनडीए में मेरे प्रधानमंत्री जी के बराबर में अगर किसी की कुर्सी लगी हुई है तो वो लगी हुई है नीतीश कुमार जी की। तो जिनके साथ हम थे, चाहे वो वीवीआईपी नहीं, हो, चाहे वो वो फिर उधर चिराग पासवान भी जो है मोदी जी की ही कुर्सी बगल में लगा रहे हैं अपने जो है, और उसका भी जो है बहुत ज्यादा खंडन आया नहीं स्ट्रांगली आपकी तरफ से। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं बीजेपी का प्रवक्ता बनकर बैठा हूं, आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी को प्यार करते ही होंगे, प्रेम भाई भी करते होंगे और मिश्रा जी भी करते होंगे। तो मैं तो कहता हूं आप भी आई सपोर्ट नमो की टी शर्ट पहन के अगर यहां बैठेंगे तो कोई बुराई नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री को कोई भी प्यार कर सकता है भाई। ट्रंप हार गए, देखिए, वो अलग यही बात है, जोड़ लेकिन तोड़ आई की सपोर्ट राजनीति की नमो। मैं बात कर रहा था, जो रिजल्ट के बाद शुरू होगा। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि वो अलग बात है कि ट्रंप हार गए, लेकिन आई सपोर्ट नमो की टी शर्ट पहन के तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। अब आपके पास एक इतने बेहतरीन, इतने महान चेहरे हों जिनके साथ जीत की गारंटी जुड़ी हुई और तमाम तरह की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे एसोसिएट होने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एनडीए जो है सरकार बनाने वाला है। बिहार याद है मुझे अच्छी तरह से, दिग्विजय भाई आप भी मीडिया में एक लंबे समय से हैं और मैं भी इस चीज को देख रहा हूं, परख रहा हूं। बिहार के लोग जो स्वर्ण जाति से आते थे, वो अपनी जाति, अपने नाम के पीछे अपना सरनेम इसलिए नहीं लगा पाते थे क्योंकि सामाजिक एकता और सामाजिक बदलाव की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव जो है, वो कहते थे कि भूरा बाल साफ करो। तमाम तरह के नारे हैं। बिहार को याद होगा रूपी हत्याकांड, बिहार को याद होगा साधु यादव, बिहार को याद होगा राबड़ी जी के बेटियों के समय में कि पटना के आसपास कोई टाटा की किसी एक शोरूम में भी एक गाड़ी नहीं रह गई थी, सबको बुला लिया गया था। बिहार को याद होगी ये सारी शिवम भाई, चीजें। एक बार बीच में आपको रोक रहा हूं। एक सवाल मुझे मेरा आपसे है। ये लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उसको कितना अरसा हो गया है? करीब 15 साल हो गए।
एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई है मतदाताओं की, जिनको याद भी नहीं कि उस समय में क्या होता था। और उनको अगर कमी के नाम पर कोई दिखाई देगा तो वो नीतीश कुमार दिखाई देंगे, उनके शासन की कमियां दिखाई देंगी। लालू यादव का आप उनको किस्से कहानी में बताएंगे भी तो उनके लिए वैसे ही है जैसे आज की तारीख में आप नेहरू को कुछ कह लें, इंदिरा को कुछ कह लें। उनकी 1980 के दशक में पैदा हुई पीढ़ी को नहीं पता कि क्या नेहरू थे, क्या इंदिरा थी। तो वैसा ही हाल लालू का है। नहीं, देखिए मैं बताता हूं दिग्विजय भाई, इतिहास कभी भी सेलेक्टिव नहीं हो सकता। गीता मेरे सामने या मेरे दादाजी के सामने या उनके दादाजी के सामने नहीं हुई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं उसे और पढ़कर ज्ञान नहीं लूंगा। अगर मेरे सामने बिहार में ये तमाम चीजें नहीं हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया सिर्फ 2005 से ही शुरू हुई है। ऐसा भी नहीं है, नंबर 1990 से हुई है। मैं तो बिहार की जनता को एक आह्वान करना चाहता हूं। वैसे तो चुनाव हो चुका है, लेकिन किसी को भी अगर जरा सी भी शंका है नीतीश कुमार जी की गवर्नेंस को लेकर, तो 1990 से 2005 की अखबारों की कतरनों को उठाकर पढ़ ले। बेहतर होगा जनसत्ता की ही कतरनों को उठाकर पढ़ ले, तो उनको समझ में आ जाएगा। रेप, बलात्कार, डकैती, छिनैती, मोटरसाइकिल छीनने से लेकर और एक मुर्गी के लिए अपहरण हो जाने तक वाला बिहार से लेकर आज 2005 से कोई एक नरसंहार बता दे, 2005 से लेकर सड़कों पर ना काम हुआ हो कोई ये बता दे, 2005 से लेकर आज तक बिजली, पानी, एम्स से लेकर तमाम उन चीजों पर ना काम हुआ हो तो बता दे। और दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं हुआ है कि चारा घोटाला प्रतियोगिता में कोई हमारे ही पिताजी जेल में बैठे हों और अंदर से जो है रबर स्टैंप की तरह एक और सरकार चलाई जाएगी जो 2000 से 2005 के दौरान चली थी, कि कोई ऑर्डर पास राबड़ी जी को करना है तो अप्रूवल जो है अंदर से आएगा। एक कहावत है इंग्लिश में, फ्रूट डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, यानी कि फल जो है पेड़ से दूर नहीं गिरता। तेजस्वी जी हो या राबड़ी जी हो, मामला एक ही है, सरकार कहीं और से ही चलेगी। देश ने 10 साल मनमोहन सिंह जी को देखा है। अब बिहार में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना ही जनता ने किया हो और ना ही करे और ना ही करेगी, वैसा हम मानते हैं। प्रेम कुमार, यही फॉर्मूला बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी अपनाने की कोशिश की थी। लोगों को दिग्विजय सिंह के शासन की यादें दिलाकर डराने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में आया नहीं। बाद में अलग बात है कि सत्ता में आ गए, जैसे कि 2015 में हार हुई थी और नीतीश कुमार को ही तोड़ लिया। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव ही टूट के आ जाए अगले एनडीए में, जो है वो भी हो सकता है। देखिए दिग्विजय जी, अभी जो त्यागी जी बोल रहे थे वो चुनाव अभियान की भाषा थी, है ना, वो सारी चीजें तो हो चुकी है। अब पोस्ट पोल अलायंस जो बात आप कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है तोड़ फोड़ और नए समीकरण, तो ये तब बनेगी स्थिति जब त्रिशंकु जैसी स्थिति पैदा होगी। मिश्रा जी भी और त्यागी जी भी मान रहे हैं कि वैसी स्थिति हो सकती है, या त्यागी जी को विश्वास है कि उनका प्रेम भाई, पिछली बार भी त्रिशंकु वाली स्थिति नहीं थी, महागठबंधन ने बहुमत बना लिया था लेकिन वो बचा नहीं पाया। हाँ देखिए, महागठबंधन ने बनाया था, निश्चित रूप से बनाया था, लेकिन बचा कौन नहीं पाया? नीतीश कुमार तो बचा ले गए, अपनी सरकार उनके साथ भी बना ले गए, बीजेपी के साथ भी बना ले गए, तो सरकार गिरी ऐसी बात नहीं है, सरकार तो बची रही नीतीश कुमार की। तो वो उदाहरण जो मध्य प्रदेश से थोड़ा डिफरेंट है बिहार का, आप देखेंगे पिछले 2014 के बाद से अभी लगभग 35 विधानसभा चुनाव हुए हैं, 35। हाँ, उस 35 में 27 जो है उसकी वापसी नहीं हुई है, ये बड़ी बड़ी बात है। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर है पूरे देश में चला है, किसी की भी सरकार में, मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से वो लक्षण बिहार में भी दिखे हैं और दिख रहे हैं। और मैंने तो अभी आया ना एग्जिट पोल, जब प्री पोल्स आ रहे थे तो मैंने कहा था कि भांग खा करके प्री पोल सर्वे किए हो क्या, ये मेरा वर्जन था। और मैं आज भी कहता हूं कि प्री पोल सर्वेस जो थे प्रायोजित थे और सत्ताधारी दल के पक्ष में थे, और वो एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल सर्वे कैसे है, ये प्रायोजित है? मैं बता रहा हूँ, एग्जिट पोल अपना चेहरा छिपाने के लिए वो सच के करीब जा रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा ना तो वो एग्जिट पोल भी गलत 10 सेकंड मुझे दे दीजिएगा, एग्जिट पोल भी गलत साबित होगा। मैंने कह रखा है, जवाब दे दीजिए फिर शिवम त्यागी आपको। रेशनल, प्रेम सर देखिए, आप और हम एनालिस्ट हैं, रेशनल और लॉजिकल साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए, ना बीजेपी की ना आरजेडी की, जो साइंस बोलता है उसको देखा जाए। मे भी आप जीत रहे हो, मे भी आरजेडी जीत रही हो, बीजेपी जीत रही हो। मिश्रा जी, मैंने उससे इतर नहीं बोला, मैंने कहा भांग खा करके प्री पोल सर्वे किया गया, वो बात एग्जिट पोल सही साबित कर रहे हैं ना। और मैं कह रहा एग्जिट पोल भी गलत साबित होगा, क्योंकि वो अपने आप को करेक्ट करने में लगे हुए हैं। एक्चुअल फिगर तो आएगा 90+ में एनडीए,
90 के फिगर में 90 प्लस में एनडीए। आज लिख लीजिए, कल मैं शाम में बात करूंगा। चलिए, अभी ओपिनियन पोल शिवम त्यागी शक के दायरे में आया है, अभी ईवीएम भी आएगा, अभी ईवीएम पे इल्जाम लगना भी बाकी है। चलिए शिवम त्यागी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे। देखिए दिग्विजय सिंह जी, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम करें और उसमें एनडीए को लेकर कुछ अच्छे नंबर्स आए हो, या फिर हिंदुस्तान या दुनिया में कोई भी मीडिया अगर एनडीए को लेकर कोई पॉजिटिव खबर छापे या फिर पॉजिटिव नंबर दिखाए, तो नीचे एक डिस्क्लेमर लिख लिया कीजिए कि हमारे एंकर ने या हमने जो है भांग खाई हुई है और इसको सीरियस नहीं लाने। क्योंकि जब भी आप एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर की या फिर जनता ने जो रिजल्ट दिया है उसकी बात करेंगे, तो प्रेम कुमार जी के लॉबी वाले जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि इस पूरे देश की मीडिया ने भांग खाई हुई है। सो अगली बार मैं टैगलाइन आपको दे रहा हूं, डिस्क्लेमर में लिख लेना, मैंने भांग खाई हुई है। मैं तो कह रहा हूँ वो साबित हो गई ना त्यागी जी। एग्जिट पोल ने तो साबित कर दिया कि प्री पोल्स वाले भांग खाए हुए थे। नहीं नहीं प्रेम जी, साबित कुछ नहीं होता है। साबित देश की जनता करती है, ना ही जर्नलिस्ट करते हैं, ना ही आप, ना ही मैं। वो जो वोटर वहां जाकर मुंह पर मास्क लगाकर गमछा पहनकर में प्री पोल्स हुए ना, देश की जनता के बिहाफ में तो एग्जिट पोल हुए, उससे इस तरह कहां है? आप जो बोल रहे हैं वही बात है। बिहाफ में होने में और आने में फर्क है ना प्रेम जी। कल रिजल्ट आएगा, उस फर्क का हम इंतजार करेंगे, बिल्कुल। लेकिन क्या फिर मैं आपसे उम्मीद करूं कि भांग उन लोगों ने खाई हुई है जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और आप इस बात पर कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है अगर रिजल्ट नहीं आते हैं आपके कहने के मुताबिक? तो फिर तो आप ये कहेंगे ना कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं, जर्नलिस्टों ने भांग नहीं खाई हुई थी। नहीं, जाहिर तौर पर अगर मेरी बात गलत होगी तो मुझे क्षमा भी मांगनी पड़ेगी कि हाँ मेरे सारे एनालिसिस गलत हुए, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतर। फिर प्रेम कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरे बड़े भी हैं, पूर्वज भी हैं, और आपकी जो ये दाढ़ी है ये बताती भी है कि आप कितने सीनियर हैं हमसे। जितना हमारी उम्र है उतना तो आपको तजुर्बा है। लेकिन कल फिर आप माफी के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है। और तो ये ऑनलाइन बात होगी, फिर दिग्विजय जी को शो रिपीट करना पड़ेगा। देखिए मैं कहता हूं तो जनसत्ता हर तरह से जनता के बीच में जनता की आवाज को लेकर जाता है, तो कुछ भी अगर चीजें होती हैं तो फिर से जरूर हमारा आपका सामना होगा। और वैसे भी वो तो होता ही रहता है, यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं। क्यों? एके मिश्रा, आपने दोनों को सुना, प्रेम को भी और शिवम को भी। एक बात तो तय है कि सर्वे करने वालों ने भांग खाई हुई है। ईवीएम ने कुछ नशा पत्ती किया है क्या, या ईवीएम को क्लीन चिट है इस बार? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए ये दोनों हमारे जो मित्र बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने तो पीएचडी की है, मास कम्युनिकेशन में लर्नेड है, और ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। देखिए मेरे बारे में आप रिप्रेजेंटेटिव ना बोले मिश्रा जी। हाँ, समर्थक है मैं, आप आरजेडी के समर्थक है, महागठबंधन के, कांग्रेस के, जिसके बोलना बोल दीजिए। हाँ ये जरूर है कि हाँ नहीं जो आप बताएंगे हम वही मानेंगे सर। जो प्रेम कुमार जी जो आप बताएंगे हम वही मानेंगे। नहीं मिश्रा जी, इनको समर्थक ना बोल के अगर हम विरोधी बोल दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, और विरोध में अपनी पक्ष रखना भी जरूरी है, और विरोध की बात आनी भी जरूरी है। बड़े सावधानी के साथ बात रखते हैं, तो उसमें मैं क्षमा मांग लेता हूं जो मैं सही जानकारी प्रेम कुमार जी के बारे में नहीं दे पाया, मैं उसके लिए क्षमा मांग लेता हूं, करेक्ट कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, बात हम ये कर रहे थे ना, देखिए इन जो हमारे जो दोनों गणमान्य व्यक्ति मित्र बैठे हैं, मैं दोनों को ही बधाई दूंगा भाई, आप लोगों की सरकारें बने, आप जिनको प्रीफर करते हैं। देखिए कुछ लॉजिकल यहाँ पे बात किया जाए, कुछ रेशनल मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि एनडीए की परफॉर्मेंस पुअर होती है, तो कितनी पुअर होती है, कितना नीचे वो गिर सकते हैं। इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि बिहार में भी सत्ता नीतीश कुमार की थी, सेंटर में थी, सेंटर में भी है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आप बड़े स्ट्रांग होते हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार का बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन ऑफ आरजेडी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब बीजेपी में जो संगठन है उसकी क्षमता, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की क्षमता। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो इनका रहेगा परफॉर्मेंस का। तो अब आप इसके पहले के एग्जाम्पल आप देखिए, जहां बीजेपी ने मिनिमम परफॉर्मेंस की, चाहे कर्नाटक रहा हो चाहे जो भी रहा हो, 10 सीट 15 सीट 20 सीट का ही गैप हुआ है। मैं बोलता हूं हो सकता है प्रेम कुमार जी जो बोल रहे हैं बीजेपी के मुद्दे उतने इंटैक्ट नहीं हो पाए, उतने अट्रैक्ट नहीं कर पाए। मैं बोलता हूं कि 100% एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और आरजेडी के फेवर में जा रही है। चूंकि तेजस्वी जी का जो है, तेजस्वी के खिलाफ कोई ऐसा बहुत अभी गलत चीज नहीं है, राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है। मैं इस पराकाष्ठा को भी मान के मैं चलूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं
जो कि ये बताती हैं कि बड़ा क्लोज इनकाउंटर होगा। उतना प्रभाव आरजेडी वाले भी पैदा नहीं कर पाए कि इतना बड़ा क्लीन स्वीप हो जाए कि कहीं कोई गुंजाइश ही न बचे एक क्लोज इनकाउंटर का। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, चुनाव होना, भीड़ होना, प्रचार होना, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल होना एक अलग चीज होती है, लेकिन ज्यादातर जीत उसकी होती है जिसकी इफिकेसी, जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग होता है। सुबह से शाम तक कौन वोटरों को घर से निकाल के, अपने वोटरों को घर से निकाल के बूथ तक पहुंचा के अपनी वोटिंग करवा दे। मुझे ये लगता है कि महागठबंधन ने प्रयास बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो एक कमी ये रह गई कि वो केवल और केवल ये मान के बैठ गए कि अब की बार तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, इसलिए बूथ लेवल पे जो उनको मेहनत करनी चाहिए, इफर्ट करनी चाहिए, वो नहीं हुआ। पीछे के चुनाव में भी जहां पे बीजेपी का गैप बहुत कम रह गया, 10-15 सीट से हारे, उसके पीछे रीजन ये था कि इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, नहीं तो इनकी हार बहुत बड़े अंतर से होती। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि गिरते गिरते भी, मैं अगर वर्स्ट केस लेके चलूं, प्रेम जी को अगर मैं सपोर्ट करूं, तो गिरते गिरते भी ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे और अल्टीमेटली ये क्लोज इनकाउंटर में जाकर के ये तब्दील होगा। हाँ, अंदर ही अंदर कोई ऐसी बहुत गुपचुप तरीके से ऐसी लहर चली हो जिसके लक्षण बाहर ना आए हो। हालांकि अभी तक भारत में किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ कि अंदर ही अंदर वो, जैसे प्रथम जो है आजादी की लड़ाई हुई थी ना, कि रोटी का फूल, रोटी और कमल का फूल घर घर चुपचाप घुमाया गया, अंग्रेजों को पता नहीं चला। लक्षण भारतीय चुनावों में प्रकट हो जाते हैं, जनता का मूड प्रकट हो जाता है, और दोनों ही तरफ की रैलियों को, एक्टिविटीज को देखा जाए तो प्लस माइनस जरूर है, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो बड़ा क्लोज इनकाउंटर होगा। मैं इस जो भी चीज को रिजल्ट बार बार होगा बोल बड़ी रहा हूँ। क्लोज होगा। प्रेम कुमार जी, दो बातें ए के मिश्रा जी की बात से निकल कर आई। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी यह मानते हैं कि उनका जो संगठन है, जो बूथ स्तर पर उनकी पहुंच है, उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, वो बेजोड़ है। उनके विरोधी भी ये बात को मानते हैं, आप भी इस मेरी बात से सहमत होंगे कि जो उनके पास संगठन है, कांग्रेस के पास तो कोई संगठन नाम की चीज बची नहीं है। आरजेडी के बारे में आपको मुझसे कहीं बेहतर पता है कि ग्राउंड लेवल पे बूथ को उन्होंने कितना मैनेज किया है, कितना नहीं किया है। ये फैक्टर कितना एक तो असरकारक होगा, अभी जब बैलेट की गिनती जो है अब शुरू होने वाली है, जो पोस्टल बैलेट से उनकी गिनती शुरू होने वाली है अब से, तो अब उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो एक तो बूथ तक अपने वोटर्स को लाने में कौन कितना कामयाब हुआ है, वहां के आरजेडी उस पैमानों पर खरी उतरी है, कांग्रेस से तो उम्मीद नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो चिराग पासवान का फैक्टर है, वो किसको डेंट पहुंचाने वाला है? एनडीए को ही पहुंचाएगा या इसके उलट कहीं ना कहीं बीजेपी को स्ट्रेंथन करेगा? बीजेपी को के अगेंस्ट तो उनके कोई उम्मीदवार नहीं। देखिए दिग्विजय जी, इस बात को मानते हुए कि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीजेपी 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, 243 पे नहीं लड़ रही है। जेडीयू बीजेपी और उनके संगठन जितने नीतीश कुमार वगैरह हैं, सबको एक ही पार्टी मान के चलिए। मैं अलग करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने एक दूसरे को हराने का भी काम किया है। जेडीयू के सांसद रहे मंडल जी का तो वीडियो चला है कि जी बीजेपी को हराइए, उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि मैंने तो गुस्सा में बोल दिया था, दोनों ही बातें थी, लेकिन वो भी चला है। इसके बाद है चिराग फैक्टर। जी, चिराग फैक्टर है, तो चिराग पासवान की पार्टी में बीजेपी छोड़कर कई नेताओं को टिकट दिए गए, आरएसएस से के लोगों को टिकट दिए गए, और इसलिए उस मैसेज का कोई बीजेपी की तरफ से जोरदार खंडन नहीं आया कि चुनाव के बाद में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, या उस पर वो चुप लगा गए। तो क्या है कि ऐसा मैसेज गया कि एलजेपी यानी कि बीजेपी, एलजेपी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, ये मैसेज गया। तो जहां कहीं भी जेडीयू के लिए ज्यादा गुस्सा था तो बीजेपी के लोगों ने भी जेडीयू को मतदान किया है। इसीलिए आप एग्जिट पोल में भी देख रहे हैं कि एलजेपी का फिगर जो है कोई 5 कोई 8 बता रहा है, मैं तो 12 बता रहा हूं। मेरी जो जानकारी उस हिसाब से एलजेपी के पास 12 का फिगर आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद अब देखेंगे एक बार प्रेम इस वाले मुद्दे पे शिवम, इस वाले मुद्दे पे जो शिवम का जवाब ले लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी ट्रेडिशनल पेटेंट मुस्कान के साथ में। शिवम, घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, ऐसा होने वाला है? पहली बात तो एलजेपी हाँ एनडीए का हिस्सा जरूर थी, लेकिन बीजेपी तो नहीं थी। अगर विचारधारा हर मुद्दे को लेकर एक भी बोलेंगे और है भी बोलेंगे, क्लियर कर देंगे।
हर मुद्दे को नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ सर। बिहार के अभी संदर्भ में बात हो रही है, तो मुझे लगता है बिहार के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए आपको भी पता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ है, लेकिन बिहार में वो हमारे साथ थे का मतलब ये हो गया कि अगर वो बिल्कुल 100 के 100% हमारी पार्टी की विचारधारा से संलग्न होते, तो कहीं ना कहीं वो मेरी पार्टी के साथ होते, मतलब मेरी पार्टी में होते। पार्टी अलग थी उनका, इसका मतलब ये क्लियर है कि कुछ मुद्दों पर लेकर उनका स्टैंड जो है बीजेपी से अलग रहा है हमेशा। और यहाँ पर हर किसी के अपने एक पर्सनल एस्पिरेशंस होते हैं, उनको लगता है कि वो बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, तो उन्होंने एक अलग राह चुनी और कहीं ना कहीं उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे जेडीयू के सामने। जहां तक बात है कि भाई बीजेपी के बागी लोगों को टिकट दिया गया या फिर संघ के कुछ लोगों को दिया गया, वैसा नहीं है, खैर संघ के लोगों को दिया गया, लेकिन हाँ, अगर बीजेपी के बागी लोगों को टिकट दिया गया तो इस लोकतांत्रिक स्थिति में जीवन में हर किसी का अधिकार है। आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि 80 के दशक से पहले ये पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता थी, अगर हम 80 करोड़ थे तो 70 करोड़ कांग्रेस ही थी। जब जनता बदलकर कांग्रेस से बीजेपी हो सकती है, तो नेता को कांग्रेस से या बीजेपी से निकलकर आरजेडी में या फिर एलजेपी में टिकट क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है। प्रेम जी, हो सकता है कि आपके पिताजी, मेरे पिताजी हमेशा से ही हार्डकोर कांग्रेस ही रहे हो, लेकिन आज उनके जो बच्चे हैं वो नहीं है कांग्रेसी, तो क्या करें? ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसको ऐसा ही बना रहने दें। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि बहुत स्ट्रांग मैसेज बीजेपी ने नहीं दिया, बीजेपी ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है साहब। स्टेज पर जब 2 कुर्सियां लगी हैं और 2 कुर्सियों पर एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैसेज बहुत क्लियर है। जो साथ है वो बराबर में है, जो नहीं है वो नहीं है। मैं इसका आंसर देता हूँ आपको अपने पक्ष में और आपकी बात। जो साथ है वो ताली बजाने को मजबूर भी है। मैं दिग्विजय जी, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जब एलजेपी ने कहा कि हम मोदी जी का चेहरा लेके वोट मांग रहे हैं, वो जब विरोध पैदा होने लगा तो उसने कहा था कि अगर केंद्र सरकार के कामकाज के नाम पर अगर वोट मांगने कोई जाता है, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने जाता है, तो हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। अब इसी बात से त्यागी जी जवाब दे दें कि कितनी शिकायतें की गई हैं। प्रेम जी, आपने देखा होगा कोई भी तस्वीर प्रधानमंत्री की उनकी कैंपेनिंग के दौरान नहीं रही है। चिराग जी ने अपने अलग तरीके से एक कैंपेन किया है। मैं कहता हूं पहला उनका चुनाव है इस तरह से उनके पिता के बिना, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि वो भी बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कल जब सुबह चाय की चुस्की के साथ आप रिजल्ट देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे मिलूंगा जरूर। मतलब आज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि ऑलरेडी बैलेट अभी काउंटिंग स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं, तो अब से जब 4 घंटे बाद हम इस चीज को देख रहे होंगे, तो आप यकीन मानिए एनडीए की सरकार बन चुकी होगी और आपके जो तमाम ये एक्विजिशंस हैं ये साइड में पोटली बांधकर रख दिए जाएंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी शिमला में वाइल्ड फ्लावर में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं, उनके बराबर में एक कमरा होगा तेजस्वी यादव का और एक होगा तेज प्रताप यादव का, क्योंकि तीनों ही भाई मिलकर छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस के बाद तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कमरे तो बुक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उन कमरों में ठहरने के लिए जो है वो नीतीश कुमार जाते हैं, तेजस्वी यादव जाते हैं, इसका पता भी अब से कुछ ही घंटों में लग ही जाएगा। वोटों की गिनती जैसे ही जो है जोर पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी, हम शाम को फिर मिलेंगे और बीच में भी एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। सारी अपडेट्स आपको यही मिलेंगी। नमस्कार।